कोविड प्रबंधन के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा जो मौत के आंकड़े बताए गए क्या वो सत्य हैं? क्योंकि एमसीडी के पास ही शमशानों का सारा लेखा जोखा होगा। दिल्ली तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है और ऑक्सीजन का कंट्रोल तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली की ये हालत? कोरोना के दौर जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, कैसे संभव है कि वाटर टैंकर के सामने जो लाइन लगेगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो? और मुझे इस बात को लेकर बहुत ऐतराज है कि विपक्ष में रहते हुए आप लोग ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं? अगले बरस दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। तीनों एमसीडी में फिलहाल भाजपा काबिज है। भाजपा के लिए ये कार्यकाल एमसीडी का बहुत ही बेकार रहा है। बेकार इस दृष्टिकोण से कि लगातार दिल्ली सरकार और भाजपा शासित एमसीडी के बीच टकराव उत्पन्न होता रहा। इस साल की शुरुआत भी टकराव के साथ थी। भाजपा द्वारा अब इस सत्र के, इस कार्यकाल के अंतिम सत्र के लिए यानी कि अंतिम वर्ष के लिए अपने पदाधिकारियों की, मेयर की सूचना जो है वो जारी कर दी गई है। कल वो लोग पद ग्रहण भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा किस तरीके से एमसीडी में वापसी करेगी, इनके कार्यकाल में क्या इनकी सफलताएं रही और भाजपा संगठनिक लेवल पर किस तरीके से बदलाव कर रही है। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए मैं नजफगढ़ जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। देश ने कोविड का एक बहुत बुरा दौर देखा और ये बुरा दौर हमने भी देखा। आपकी पत्नी निगम पार्षद हैं और आपके इलाके में भी कई शमशान घाट आते हैं। तो मैं इस बात से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये इस बात से रूबरू रहूँ कि आप भी मृत्यु के आंकड़े से रूबरू हैं। सबसे पहला सवाल मेरा इसी चीज़ पे होगा कि कोविड प्रबंधन के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा जो मौत के आंकड़े बताए गए क्या वो सत्य हैं? क्योंकि एमसीडी के पास ही शमशानों का सारा लेखा जोखा होता है। प्रभात जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इस बार सेकेंड लहर आई और जिस अव्यवस्था जिस तरह दिल्ली सरकार की रही है, पहले कहते थे मैं हमारे यहाँ न ऑक्सीजन की कमी है, न बेड की कमी है, न वेंटिलेटर की कमी है। तीसरे चौथे दिन जब मुख्यमंत्री देश की यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी ही जो बयान देते हैं उन पे खरा नहीं उतरते हैं, वो किस तरह दिल्ली को चला रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के लिए टैंकर तक नहीं है। व्यवस्थाएं तो छोड़ दीजिएगा, कहीं से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ जाए तो दिल्ली सरकार के पास अपना कोई टैंकर नहीं था। और जबकि इनके बजट का अगर जो आप देखेंगे तो बजट में इनका कितना प्रावधान है और इनकी आरटीआई में निकल के आया कि एक भी नया अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, एक भी इन्होंने वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं करी, कोई भी ऐसा काम इन्होंने दिल्ली के लिए नहीं किया। और दिल्ली के लोगों के साथ जो विश्वासघात जिस तरह से इन्होंने एक तो व्यवस्था नहीं करी, उसके बाद ये डराते हैं लोगों को, डरा के कभी कहते लहर आएगी बहुत बुरा हो जाएगा। अगर जो एक सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से लोगों के दिल में दहशत बैठाएगा और जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए रोडों पे भटक रहे थे, जिस तरह से उनको बेड नहीं मिल रहे थे और अस्पताल बने नहीं और उस पर राजनीति चल रही थी कि ऑक्सीजन, मोदी जी ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन। जब मोदी जी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी तो पता चला इनको ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए टैंकर तक नहीं। देखिए, इसी पे हम उठते हैं। ये मुद्दा हालांकि पुराना हो गया था, लेकिन आपने जबकि बात छेड़ी है, दिल्ली तो एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है और ऑक्सीजन का कंट्रोल तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली की ये हालत हुई? नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। नहीं, कैसे? नहीं, देखिएगा, ऑक्सीजन के प्लांट लगाना और 8 प्लांट के लिए मोदी जी ने पीएम केयर फंड से इनको ऑलरेडी पैसे दिए हुए थे। इस पे जवाब भी तो आया था कि पैसे उन्हीं संस्थाओं को दिए गए हैं जो केंद्र सरकार के निरीक्षण में है, तो उनके द्वारा नहीं बनवाए गए। केंद्र सरकार के निरीक्षण में, लेकिन लगवाना तो दिल्ली सरकार को था। लेकिन और जो संस्था लगवा रही थी वो भी तो केंद्र सरकार के अधीन ही थी। नहीं, अधीन है, लेकिन व्यवस्थाएं जैसे कोई आज जैसे अभी राशन की आप देख लीजिएगा, जिस तरह से दिल्ली में राशन की अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्कूलों में राशन सड़ गया, जो गरीबों के लिए राशन आया था वो शराब माफियों के लिए इनकी लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही नहीं हुई है। इसमें जांच अभी तक नहीं, मुख्यमंत्री जांच के लिए आदेश नहीं दे रहे, क्योंकि ये जानबूझ के शराब माफियों को राशन बिकना था, इनको भिगो के सड़ा के फिर वो शराब माफियों के पास जाना है। आप बताइए, गरीब का राशन आया, व्यवस्था इनके हाथ में दी गई, तो बांटेगा कौन? तो इसी तरह से चाहे ऑक्सीजन का मैटर हो, केंद्र सरकार तो प्रोवाइड करवा देगी। आज वैक्सीन है, आप देखिए कितने राज्यों ने वैक्सीन को वेस्टेज कर रहे हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जिस तरह से वो वैक्सीन को दबा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं।
वैक्सीन ना लगा के ये कह रहे हो, फिर कहते हैं हमें जी वैक्सीन दो। पहले वही लोग कहते हैं ये वैक्सीन मोदी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को नहीं लगवाना, इससे तो मौत हो जाती है, इससे ऐसा डर का माहौल बनाया। विनय जी, और वही लोग आज सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन वो भोली भाली जनता जो उन पे विश्वास करती है, उन लोगों को मार रहे हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। ये तो अपराध है। इन सब पे केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो मानना पड़ेगा कि आपके दौर में जो आपका विपक्ष है वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, क्योंकि वो ऊल जलूल बयान देकर आपकी सरकार, जिस पर ढेरों आरोप लग सकते थे, जिसके खिलाफ ढेरों प्रदर्शन हो सकते थे, जिसकी असफलताओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था, आपको एक ऐसा विपक्ष मिला हुआ है जो उड़ता हुआ तीर जो है वो अपने ऊपर ले लेता है। और कोविशील्ड तो बाद में आई है, आपके पास विपक्ष के रूप में एक शील्ड अवेलेबल है। बहरहाल फिलहाल बात करते हैं एक वीडियो के ऊपर। देखिए, जब देश को आज़ादी मिली थी तब भी हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों की बात करते थे, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी में मैं चाहूँगा कि पानी को जोड़ दिया जाए, क्योंकि रोटी से तात्पर्य पूरे भोजन से है। इतने बरस हो गए हैं, दिल्ली में केजरीवाल भी 7 साल का शासन लगभग पूरा कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक जो पानी है वो या तो टैंकर से हर एक इलाके में पहुंच रहा है, मैक्सिमम इलाकों में। कोरोना के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, कैसे संभव है कि वाटर टैंकर के सामने जो लाइन लगेगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो? और मुझे इस बात को लेकर बहुत ऐतराज है कि विपक्ष में रहते हुए आप लोग ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? देखिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। 7 साल कितना समय चाहिए? ये घोटाला है। और आप अभी को मैं वीडियो दिखाता हूँ, केजरीवाल जी 14 में कहते हैं मैं पाइप से पानी देंगे, 16 में कहते हैं, 17 में कहते हैं, 19 में कहते हैं, और हर घर में पानी आएगा। पानी की जगह कीचड़ आ रहा है। आपकी जो पीछे वाली दशरथपुरी का इतना बुरा हाल है, हमारी दशरथपुरी हो जाए या हमारे दावड़ी एक्सटेंशन वगैरह में बहुत बुरी स्थिति है और नरकी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो तक अब आप बताइएगा, एक जल बोर्ड के अधिकारी, अभी मैं व्हाट्सएप दिखाता हूँ आपको, वो 5 दिन कहीं भी गड्ढे खोदते हैं और 5 दिन बाद रिजल्ट ये आता है कि उनको अभी पता नहीं चल रहा कि गंदा पानी कहाँ। आप अव्यवस्था का माहौल देखिए केजरीवाल जी का। ये सिर्फ और सिर्फ घोटाले करना जानते हैं। ये भी एक टैंकर माफिया को बढ़ावा देने के लिए, जो टैंकर माफिया खत्म हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था शीला जी के टाइम पे, अब वो इसको दोबारा से। चलिए, शीला जी का नाम लिया। शीला जी इज द बेटर मुख्यमंत्री देन अरविंद केजरीवाल और नॉट? बहुत बेटर। क्यों? शीला जी ने बहुत काम किया। देखिए, उन्होंने घोटाले तो हुए उनके, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे घोटाले करने के बाद, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता को अच्छे रोड दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, काम किया है। जो भी, चाहे विपक्ष का कोई व्यक्ति भी होता है, तो अगर जो अच्छे काम करता तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। 7 साल में केजरीवाल ने 70 वादे किए थे। 70 वादे में से एक वादा का जो कोई पूरा किया हो तो आप बता दीजिएगा। लेकिन एमसीडी में तो आप हैं, निगम के स्तर पर आपको भी काम करने हैं, आपके एम्प्लॉयज ही आपके खिलाफ है, सैलरी तो आप दे नहीं पा रहे हो। नहीं, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय तो जानबूझ के हमारे खिलाफ किए जा रहे हैं। मतलब इसमें राजनीति है। आप समझिएगा कि सेंटर का जो एक रेवेन्यू होता है, जो हिस्सा दिल्ली का है, वो हिस्सा दिल्ली को मिलता है सेंटर के माध्यम से, और जो दिल्ली के माध्यम से निगम को 13,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। केजरीवाल ने झूठ फैला। अभी भी 13,000 करोड़ ही है, बढ़े सर, बढ़ ही रहे, अब तो मिल ही नहीं रहे ना। केजरीवाल जी तो एक दिन आते हैं टीवी पे, वो सिसोदिया जी आते हैं, हमने दे दिया, कुछ नहीं देते। मैं 9 महीने से इस आंदोलन को लगभग और कवर कर रहा हूं। ये बिल्कुल हकीकत है। ये उन परिवारों के साथ अन्याय है जो हमारी दिन रात सेवा करते हैं। अगर जो कोई दिल्ली में आज काम कर रहा है ना, तो निगम के माध्यम से ही हमारी, चाहे वो कोरोना काल में हो, राशन बंटना हो, दवाइयां बंटनी हो, साफ सफाई हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्थाएं अपनी जान पे खेल के जो निगम के लोगों ने काम किए हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। हर उस कर्मचारी को सल्यूट करता हूं जिसने इस कोरोना काल में, और बहुत सारे हमारे कर्मचारी शहीद हुए हैं इस कोरोना काल में। लेकिन आप देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री किस तरह से भेदभाव करता है। उनको जो पैसा मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए, वो कोरोना वॉरियर्स को पैसा जो मिलना चाहिए तो वो आज तक नहीं मिलता है। फिर भी निगम में पैसा फंड ना होने के बाद फिर भी 10 लाख रुपए हम लोग साउथ एमसीडी में व्यवस्था करके, किसी परिवार में ऐसा होता है और उसकी नौकरी की व्यवस्था करते हैं। तो ये केजरीवाल की एक, आपने देखा होगा, आप वो वहां चले गए, आप देखिए वहां चले गए गुजरात कल, तो इसीलिए गुजरात में क्या झूठ बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन, पता कितना बच्चा यहाँ से छोड़ के चला गया, ओपन में जा रहा है।
जो पढ़ाई यहाँ होती नहीं है, सिर्फ वो चमक धमक दिखाते हैं कि दो एक स्कूल कहीं पे इन्होंने पेंट वेंट कर रखे हैं, उनको वीडियो बनवाते हैं, उनको कहते हैं देखो हमने कितने अच्छे स्कूल, शिक्षा का मॉडल कितना बड़ा, जिस तरह से हेल्थ का कहते थे ना, हेल्थ का कहते थे ना, बहुत बड़ा दिल्ली में इस बात से डिसएग्री करूंगा। क्लिनिक का अमेरिका में तारीफ हो रही है, आप समझिए, अमेरिका में तारीफ हो रही है, वहां हमने इतने बड़े, आज मोहल्ला क्लिनिक गधे वहां पे लैट्रिन कर रहे हैं, कुत्ते वहां पेशाब कर रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। आज कोरोना काल में एक मोहल्ला क्लिनिक बताती था दवाई कोई कोरोना की हुई। पिछले 2 साल से आप लगातार फंड क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज ही आपके खिलाफ है, आपकी भाषा में कहें तो आपके खिलाफ किए गए हैं। ऐसी स्थिति में एमसीडी में आप दोबारा वापस आएंगे तो आएंगे कैसे, या पूरी तरीके से कहूं चौथी बार वापसी कैसे करेंगे? जरूर आएंगे। कैसे? इसलिए आएंगे, आप हमारे क्षेत्र में चले जाइए। हाँ। जो हमारे सब कर्मचारी थे, जो निगम का कार्य है, हम दिल्ली सरकार के कार्य तो नहीं कर सकते, जो निगम का कार्य, आप देखिएगा जब हम लोग चुनाव जीतने से पहले जब हम यहाँ आए थे, सफाई के लिए मशीन, डाबरी वाली रोड एक पुरानी मशीन होती थी, साफ नालियां साफ करने के लिए, खटारा मशीन होती थी, आती नहीं थी, मिलती नहीं थी, तो हमने वहाँ 3 मशीनें प्रोवाइड की। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। एक चीज़ जो मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आजकल चूँकि कोरोना का काल है, जिम वगैरह सब बंद है, मैं खाना खाने के बाद डेली उस रोड पे वॉक करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रात को 11 से 11:30 बजे के बीच में प्रतिदिन कर्मचारी उस पूरी रोड को साफ़ करते हैं। और पहले जहाँ उस रोड पे ढेर सारी बदबू आती थी, मतलब देखिए जहाँ पे सफाई होती है इंसान वहाँ पे गंदा करने से ही बचता है, जहाँ लोग पेशाब करके चले जाते थे गाड़ियों के पीछे एंड ऑल, वहाँ पे अब ये पुल काफ़ी बेहतर हो गया है, काफ़ी सुंदर हो गया है। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, मैंने अभी देखा है इस चीज़ को, हालांकि हम कई बार बोलते भी हैं लेकिन कई बार नज़र में नहीं आता, कई लोग अभी भी अपने घर का कूड़ा रात में बांधते हैं और वो जो है वो पुल के ऊपर नीचे से ही फेंक के चले जाते हैं, जो मुझे लगता है इसके ऊपर आपको कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि हम क्यों जीतेंगे। 4 साल पहले जब देखा जी, आप यहीं पे कूड़े का इकट्ठा होता था, बहुत बड़ा ढेर होता था, यहाँ बैठ नहीं सकते, जहाँ आप बैठे हो यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते थे, इतना बड़ा यहाँ कूड़े का इकट्ठा होता था। दाबड़ी दादा देव हॉस्पिटल आज जहाँ पे वहाँ कूड़े का कितना बड़ा इकट्ठा होता था, रोड पे सड़ांध आती थी, आदमी निकल नहीं सकता था। ऐसे ये दाबड़ी पूरा नाला, इसके साथ की जो जमीन थी आपने देखा होगा, उस पे पूरा इतनी गंदगी की भरमार थी, कितने हजारों ट्रक मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ क्यों जीतेंगे कि लोगों को विश्वास पे हम खरा उतरे हैं। हमने कार्य किए 4 वर्षों में। नाले की जो आपने बात करी, वहाँ ढेर होते थे, जब हम जीते थे तो हमने पूछा भाई ये क्यों नहीं साफ होता, तो हमारे कर्मचारी कहते हैं कि हमारे अंडर नहीं आता, ये तो टीडीए का नाला है और इस पे तो हम चालान काट सकते हैं। तो हमने उस दिन 3 महीने जब देखा जीतने के बाद 3 महीने जब हम डेली सुबह 6 बजे जाते थे और मैंने ये कह दिया कोई भी एरिया जो दाबड़ी की परमिशन में आता है वो किसी का नहीं है, साफ सफाई का नाम है तो सिर्फ काउंसलर की जिम्मेदारी है। और हमने दोनों ने मिलके उस नाले पे, हाँ आज बड़े आपने जो बात कही बहुत सच है। आप देखिए हम क्यों जीतेंगे, आप कह रहे हैं ना कर्मचारी, हमारे कर्मचारी रात के 11 बजे जब आप मीडिया के लोग कहते हैं तो मैं प्राउड फील करता हूं और उन कर्मचारियों को तभी मैंने कहा सल्यूट करता हूं कि जो उनका पार्षद चाहता है वो उस पर खड़े उतर रहे हैं और हम भी उनके लिए दिन रात, हमारा कर्मचारी है, हमारा सिपाही है। हम आपके मुखर विरोधी रहे हैं, हमने लगातार आपका विरोध किया है, लेकिन जो चीज मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसे आप जो सार्थक विरोध करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां, और अगर जो हम वहां पे खड़े नहीं उतरते हैं तो मुझे आपसे, आप जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेता हूं मैं कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी कमी कहाँ रहेगी, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको कभी विरोध नहीं मानता हूं, एक सार्थक विचार मानता हूं। लेकिन अब देखिए सड़कें तो साफ हो गई, हो भी रही है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर अंदर गलियों में आ रहे हैं तो चाहे वो अगर आप देखें अव्यवस्था, चाहे दिल्ली सरकार के कार्यों की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो, आज पिछले 6 सालों से, लगभग 6 साल हटा दीजिए, पिछले 3 सालों से तो लगभग दिल्ली की गलियां खुद ही हुई हैं। वो कब खुदती है कब बंद होती है पता नहीं चलता। अभी बरसात का समय आएगा, बरसात के समय में फिर सीवर और गंदगी जो है एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेगी। इन सब चुनौतियों से निपटोगे कैसे आप लोग? ये बहुत अच्छी बात है। आपने आज दशरथपुरी चले जाइएगा, वहां से आप निकल नहीं सकते। अच्छा, जल बोर्ड का कार्य है, वहां खोद दिया गया, खोद के कई नाली में आधा पाइप डाला, आधा छोड़ दिया गया। ये स्थिति कर दी है कि हमें गलती करी तुमने वोट देके,
विधायक जी ये चाहते हैं कि इन लोगों को सबक पहले जैसे उनके फादर सिखाते थे ना कि तुम हमारे ऊपर इतना विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। आज वो सच हो रहा है कि जैसे ही ये लोग आए हैं, आप चाहे दावड़ी एक्सटेंशन चले जाइए, ईस्ट में चले जाइएगा, निकल नहीं सकते। सारी रोडों पे जल बोर्ड के सीवर डाल दिए। सीवर पड़ने के बाद जो 2015 में पड़ने थे, प्रद्युमन राजपूत जी के टाइम की ये योजनाएं आई थी 87 करोड़ की। आरआर कट के नाम पे अब हमें क्या मिल रहा है? पूरी रोड खराब। आप देख रहे हो, ये रोड मैंने जीतते सबसे पहले ये रोड बनवाई थी, आज इस रोड का भी बुरा हाल कर दिया है। आरआर कट के नाम पे अब क्या देते हैं कि जितना काट रहे हो उतना आपने बनाना है। जब हम गली में ऐसे कहीं बनाने जाएंगे तो गली वाले हमारी इस बात को क्या मानेंगे? ये जानबूझ के एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली में पार्षदों को बदनाम किया जाए, पार्षदों को बदनाम करके, और जो हवस है केजरीवाल जी की, सत्ता की हवस, और जो जिस तरह से अभी उन्होंने टिकटें इतने बड़े बड़े, वो देखो एक चोर वहां बैठा दिया यूपी में, ब्लैक मेलर, वो राम मंदिर पे पहले कहते राम मंदिर नहीं है, फिर 1 रुपया नहीं देते, और उसमें फिर जो जमीन 2011 ऐसे ही कुछ आरोप तो महिपाल के आपके निगम पार्षद पर भी लगे। ये उनकी जमीनों की बढ़ोतरी हुई है। बार बार आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है कि एमसीडी गरीब होती जा रही है और आपके निगम पार्षद अमीर होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी है आपके निगम पार्षद। सर ऐसा नहीं है, काम धंधा तो सब करते हैं, बिजनेस तो करते हो। अगर जो आप बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस किसी का, एक बात देखिए, दिल्ली में 5 लाख की जमीन मिलेगी क्या? आप सिर्फ निगम के, अगर जो आप पार्षदों की बात करते हो, क्या केजरीवाल के पार्षद नहीं है? कभी उनकी जांच करवाई केजरीवाल जी ने? उनके अभी आपने देखा होगा जो किसानों को जहां पे वो दे रहे हैं, जो उनका कार्यकर्ता है वो रेप में पकड़ा जाता है। पूरी दिल्ली को रेप में बना दिया। वो मालीवाल के मुंह में दही जमा हुआ है। एक 16 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से होता, विधायक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, विधायक के साथ फोटो आती है। आज कोई आवाज आ रही? बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी मोदी विरोधी हैं, किसी की जुबान से निकल रहा, बंगाल में जिस तरह से आज आप हत्याएं देख रहे हो, जिन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये लोग मोदी विरोध में पाकिस्तान में, अब अभी दिग्विजय का बयान देख लिया होगा आपने कि 370 हटा देंगे। अरे भाई, ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है? आपको नहीं लग रहा कि अब बीजेपी कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड हो गई है? मतलब कि बीजेपी में बीजेपी की टिकट से प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला, निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाला, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भी सिर्फ केंद्रीय मुद्दों पर राजनीति करने में नहीं, मैं तो लोकल मुद्दों पे बात करता हूँ आपसे। मैंने आपसे कहा था कि नाले की बात कर रहे थे, उस नाले पे आप चले जाइए, पूरी ग्रीन बेल्ट है, आप पूरे एरिया में चले जाइएगा। मैंने 400 पोल के साथ बैक लाइनों में आप चले जाइए, लाइटें लगवाई हुई, आप कहीं भी चले, पूरे बाढ़ में रात को घूमिएगा, पूरा बाढ़ आपको चमकता मिलेगा। चलिए फिर एक काम करते हैं, इस इंटरव्यू को आज यही समाप्त करते हैं और एक दिन हम और आप दोनों एक साथ आपके पूरे वार्ड में घूमेंगे और आपकी वार्ड की ग्राउंड रियलिटी को जनता के सामने आपका स्वागत है। और मैं बड़ा फक्र करूंगा। आप चलिएगा, आज से 4 वर्ष पहले का वार्ड देखिएगा और आज का वार्ड देखिएगा। मेरा किसी एक आप जैसे भाई ने, आपकी चैनल के पत्रकार भाइयों ने, जब मैं जीते थे तो रेखा जी ने शपथ भी नहीं ली थी और उस नाले पे ही ड्राइव चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि विनय जी ये नया नया शौक है और नेता आते हैं, नेता आने के बाद 4 दिन तो दिखाते हैं और 4 दिन बाद ना वो नेता फिर सब भूल जाते हैं और सिर्फ जो आप दूसरी बातें करते हो ना, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, ना तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है, ना किसी तरह का। 4 वर्षों में हमने बड़ी ईमानदारी से, जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने हम पे विश्वास किया था, और मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आपका विश्वास नहीं टूटने, मैंने और रेखा जी ने इन 4 वर्षों में अपने क्षेत्र की जनता का किसी का विश्वास नहीं टूटने दिया, क्योंकि विश्वास पे ही राजनीति करनी है मुझे। मैं उन बातों पे, अपनी बातों पे आज भी बड़े फख्र के साथ कहता हूं, जो मैंने बात करी थी वो बातें पूरी, मतलब चुनाव जीत रहे हैं आप फिर से। ये तो जनता, देखिए चुनाव जनता का अपना मत है, लेकिन हमारे कामों से मैंने आपको कहा आप चलिएगा, ठीक, लोग संतुष्ट होंगे तो मैं जरूर जीतूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए और दिल्ली की राजनीतिक हलचल के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। धन्यवाद।